अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शाला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। शुमाली अमेरिका में मुल्क की यौम आज़ादी की तकरीबात अभी तक जारी हैं। पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी नुमाइंदा तंजीम पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास के ज़ेर एहतमाम यौम पाकिस्तान फेस्टिवल मुनक्किद किया गया। इस शो के ज़रिए एक ही छत के नीचे हर उम्र के लोगों को तफरीह का मौका फराहम किया गया। ये जो तकरीब थी इसमें पाकिस्तान की कौंसल जनरल आफ्ताब चौधरी के साथ साथ पाकिस्तान सोसाइटी के सदर सलमान ताबानी, साबिक सदर आबिद मलिक, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के चेयरमैन डॉक्टर रियाज हैदर, जनरल सेक्रेटरी आबिद बेग और बरकत बेसेरिया समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी के दीगर अफराद ने भी शिरकत की। इसके साथ साथ ये भी बताते चले कि पाकिस्तान की मशहूर सेलिब्रिटीज ने अपने फन का जादू जगाया। 1984 से पाकिस्तान सोसाइटी डेलस में पाकिस्तानियों की फलाह बहबूद के लिए मुसलसल खिदमात अंजाम दे रही है, जिसका मकसद नौजवान नस्ल में इनकी सकाफत को यानी पाकिस्तान की सकाफत को फरोग देना है। लेकिन साथ ही ये भी बता दूं कि इस इवेंट की जो मीडिया पार्टनर थे वो थे कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। मजीद तफसीलात भी जानेंगे। बात करते हैं आसिम सिद्दीकी साहब से जो कि एनालिस्ट और एंकर है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जरा मुझे डिटेल तो बताइए कि क्या क्या कुछ होता रहा और क्या कुछ हुआ वहां पर। देखें, अमेरिका के अंदर जो है ना, पाकिस्तान की 14 अगस्त के हवाले से हम भी बहुत इवेंट वगैरह करते थे और अभी भी जो है 14 अगस्त पिछले 1-2 साल के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, कोविड के बाद काफ़ी प्रॉब्लम आई, लेकिन यहाँ पर अभी भी पाकिस्तानी जो गुलकार, अदाकार, फनकार, ये सारे लोग आते हैं 14 अगस्त के इवेंट के अंदर और आने के बाद जो है वो यहाँ पे परफॉर्म करते हैं और पाकिस्तानियों के लिए बिल्कुल घर जैसा माहौल होता है। तो डैलस में जो है ये लोग बहुत ज़बरदस्त शो करते हैं और आप देख रहे हैं झलकियाँ भी इस प्रोग्राम की, और इसमें महविश हयात और बहुत सारे लोगों ने अपने नाम लिए। जी शाजिया, आप हमारे साथ हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। शाजिया, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। शाजिया, हमारा प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका जो है इस वक्त चल रहा है और हमने देखा कि अमेरिका का बहुत बड़ा आपने 14 अगस्त का फंक्शन जो है वो अरेंज ही नहीं किया, बल्कि जो कुछ वहाँ पर इतनी ज़बरदस्त किस्म का इतने सारे लोग जो हैं एक ही छत के नीचे बगैर किसी हंगामे के जो है वो आपका जो इवेंट था वो ख़त्म हुआ और उसमें पाकिस्तान से बड़े ज़बरदस्त किस्म के अदाकार और गुलकार भी आए थे। तो हमारे नाज़रीन को थोड़ा-सा बताएँ कि ये प्रोग्राम जो है कैसे अरेंज हुआ? हर साल आप लोग करते हैं और मैं समझता हूँ अमेरिका का सबसे बड़े प्रोग्रामों में से ये एक प्रोग्राम होता है। तो हमारे नाज़रीन को बताएँ कि ये प्रोग्राम में आपको किन-किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? इतना बड़ा इवेंट है, ये कोई 1 दिन में या 1 महीने में नहीं, इसके लिए जो है महीनों काम करना पड़ता है। क्या कहेंगी? जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो कैपिटल टीवी वॉशिंगटन का और आपकी पूरी टीम का कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम अपना पैगाम पहुँचा सकें आपके सुनने वालों तक। पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास पीएसएनटी ये ऑर्गेनाइज़ेशन है जो कि 1984 से डैलस में डीएफडब्ल्यू एरिया में अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं। ये डीएफडब्ल्यू की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन है, सबसे पुरानी ऑर्गेनाइज़ेशन है। हर साल वीज़ा कैंप अरेंज करना और पाकिस्तान डे पे और पाकिस्तान की ये जो 14 अगस्त का प्रोग्राम होता है, इस पे सबसे बड़ा जो इवेंट होता है, वो पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास करती हैं। मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी पीएसएनटी के तमाम मेंबरान्स को, बीओटी को, प्रेसिडेंट सलमान तबानी को। ये एक टीम वर्क था, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोगों की इसमें मेहनत थी, बहुत सारे लोगों ने महीनों इस पे काम किया है और जो मोहब्बत, जो प्यार हमेशा हमें मिलता रहा है, वो हमें इस मेले में नज़र आया। हज़ारों लोगों ने इसमें शिरकत की और ख़ास तौर पे चीफ गेस्ट कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान मिस्टर मोहम्मद आफ्ताब चौधरी साहब ने खास तौर पे एज ए चीफ गेस्ट इसमें शिरकत की अपनी वाइफ के साथ। और जब मैं बात करती हूँ पाकिस्तान की सिंगर्स को प्रमोट करने की, तो हमेशा पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास की कोशिश होती है कि जो हमारा इतना खूबसूरत साथ साथ कल्चर के साथ जो म्यूजिक है उसे यहाँ पहुँचाया जाए और ख़ास तौर पे हमारे यूथ के लिए, जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, उन तक इस दिन की अहमियत को पहुँचाना पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास का हमेशा मकसद रहा है। और आप यकीन कीजिए हज़ारों लोगों ने जब पाकिस्तान का फ्लैग लहराया, जब नारे लगाए, तो वो समा बहुत ही यादगार समा था। बिल्कुल शाजिया, मैं देख रहा था, आपने मुझे कई क्लिप भी हमसे शेयर किए हैं। इतना ज़बरदस्त, इतने सारे लोग थे, तो थोड़ा-सा हमें आप ये बताएँ कि ये जो फ़नकार पाकिस्तान से आए थे, इनमें से कुछ फ़नकार जो है पहली दफ़ा आए थे,
इन्होंने कैसा फील किया, क्योंकि अमेरिका के अंदर इनको बिल्कुल पाकिस्तान की तरह गैदरिंग लगती है, यहाँ पर नारे लगते जी, हैं, गानों के साथ रक्स शुरू करते हैं लोग, अपने जी। अपने हवाले से जहाँ जगह मिलती है वह रक्स रक्स शुरू कर देते हैं, क्या कहेंगी? जी, बहुत ही खूबसूरत जैसे मैंने कहा मनाज़िर थे और आप लोग वो वीडियोज़ में देखेंगे पहली बार परफ़ॉर्म किया चाहत फ़तेह अली साहब ने यहाँ पे और काफ़ी उनका जो कहना था कि उनको बहुत ही यादगार जिसे कहते हैं ये इवेंट उनके लिए रहेगा। फरहान सईद पहले भी यहाँ परफ़ॉर्म कर चुके हैं, लेकिन जो जज़्बा था, जो एनर्जी थी, वो इस दिन के हवाले से थी, इसकी अहमियत के हवाले से थी। वो देख के बहुत ही खुशी हुई। साथ-साथ रहीम शाह के बहुत फ़ैन आए हुए थे। बिल्कुल। खास तौर पे मैं कहूँगी कि थोड़ी-सी कमी महसूस होती है जब हम अलग-अलग ज़बानों के गीतों की बात करते हैं और जिसमें हमारी पश्तो कम्युनिटी जो थी, उनकी एक बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की क्योंकि रहीम शाह ने बहुत खूबसूरत गीत उनके लिए गाए पश्तो ज़बान में। ये भी अट्रैक्शन थी। साथ-साथ वीज़ा कैंप जिसे ऑर्गेनाइज़ किया गया पाकिस्तान सोसाइटी ने। पहले वीज़ा कैंप हमेशा अलग होता है। इस प्रोग्राम में इतने बड़े मेले में इतना बड़ा वीज़ा कैंप का जो सेटअप किया गया है, वो यकीनन पूरी टीम के लिए काबिल-ए-तारीफ़ था क्योंकि बहुत सी सहूलियात वहाँ पे परफ़ॉर्म की गई और सारा दिन सुबह से लेके शाम तक वीज़ा कैंप की सर्विसेज़ अवेलेबल थी वहाँ पे। वेरी गुड शाजिया। नाज़िर, हम आपको बताते चलें कि डैलस के अंदर सबसे बड़ा पाकिस्तान का 14th अगस्त की सेलिब्रेशन मनाई गई। ये अगस्त का महीना जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए है, ये हर दिन जो है वो 14 अगस्त के बराबर होता है और हर वीकेंड, क्योंकि लाज़िम बात है छुट्टी होती है, तो हर वीकेंड पे एक छोटे और बड़े जो हैं इवेंट मनाए जाते हैं। शाजिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ प्रोग्राम में आके आपने बताया, और मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन से कोई ऐसी चीज़ शेयर करना चाहें, कोई लास्ट कमेंट्स? जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं एक बार फिर आपकी टीम का अदा करना चाहूँगी और मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि हम सब यहाँ एक कम्युनिटी हैं और पाकिस्तान की आवाज़ बनकर साथ-साथ हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम जो भी खिदमात अपनी कम्युनिटी के लिए कर सकते हैं, जो भी वक़्त आज की मसरूफ़ ज़िंदगी में से निकाल सकते हैं, वो हम ज़रूर निकालें। यही मेरा पैगाम है। थैंक यू सो मच शाज़िया। इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी, आसिम साहब, तो मसला ये है कि आप लोग ख़ासा एन्जॉय आप लोगों ने किया है इस जी, 14 अगस्त बिल्कुल। में। पाकिस्तान में हमने ही नहीं किया, बल्कि अमेरिका में रहने वाले हर उस शख्स ने किया जो अभी भी पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, पाकिस्तान को याद करता है। वैसे ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि जो पाकिस्तान छोड़ के चले गए, वो बस वहीं के होके रह गए, उन्हें कोई पाकिस्तान को ख़ास याद आता नहीं है। ऐसा तो नहीं नहीं लगता। नहीं, बर्थ प्लेस तो बेशक आप जब भी हो, वो एक खुशी का दिन होता है। कोविड के हुँ, बाद बहुत सारी चीज़ें मुरझा सी गई थी, लेकिन अब हुँ, दोबारा जो है हम भी इवेंट करते थे, 5-5 10-10 हज़ार लोग जो हैं उस इवेंट में आते थे, और हम फैशन शोज़ भी करते थे और बहुत सारी चीज़ें करते थे। लेकिन अब थोड़ा-सा थम गया है हमारे इलाके में, वाशिंगटन में। मेरा ख़्याल है कि अब कुछ लोगों ने जो है वो पैसों के लिए काम करना शुरू कर दिया है। जबकि जब आप कि कोई भी चीज़ पैसों के लिए करेंगे तो फिर उसमें जो है वो इतनी ज़्यादा, जैसे ये वाला डैलस का शो हुआ, तो ये जो है लोगों को एंटरटेन करने के लिए किया गया था, ना कि पैसे हुँ। कमाने के लिए। तो ये बड़ी बड़ी अच्छी बात है, जब इस किस्म की एसोसिएशन शो करती हैं तो वो लोगों को एंटरटेन करने के लिए प्रोग्राम करती हैं। तो हम भी यही चाहते हैं कि लोग जो हैं 14 अगस्त को लोगों को एंटरटेन करने के लिए प्रोग्राम करें, ना कि मुनाफ़े के लिए। जी। सर, अगर अब्दुल नबी साहब की आवाज़ सही हो गई हो तो हम लें उनको दोबारा से? जी, ले You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America. हमारे साथ अब्दुल नबी साहब ये मौजूद हैं। हुँ। ये भी ये लॉयर हैं और कराची से इन्होंने हमें जॉइन किया है, और आप हमें बताएँगे कि क्यों जॉइन किया है। कराची के अंदर एक जो भी ज़बरदस्त किस्म का वाक़या हुआ है जिसने पूरे मुल्क को दहला के रख दिया है, और उसपे बड़ी कंट्रोवर्शियल किस्म की स्टोरीज़ और फेक किस्म की तस्वीरें जो हैं वो मीडिया पे वायरल हो रही हैं। तो बताइए कराची के हवाले से शैला, क्या था क्वेश्चन आपका? अ, बहुत मतलब हम हमेशा से आसिफ साहब देखते आए हैं कि बड़े लोग जो है वो कुछ भी कर जाएँ। आपको वो ना तो अरेस्ट होते नज़र आते हैं, ना आपको वो उस पर मतलब किसी भी किस्म का कोई एक्शन नज़र आता है। मतलब ऐसी कोई भी चीज़ आपको नज़र नहीं आती। अब पिछले दिनों जिस तरह से आप बता रहे हैं, आप तक भी ये खबर पहुँची कि मशहूर सनअतकार गुल अहमद एनर्जी लिमिटेड के जो सीईओ हैं दानिश इकबाल, उनकी बीवी थी निताशा। उन्होंने नशे में कराची कारसाज के इलाके में गाड़ियों
और जो मोटरसाइकिल सवार थे उनको रोन डाला था। उससे पहले की जो फुटेज आई उसमें भी देखा जा सकता है कि एक गाड़ी को भी उन्होंने टक्कर मारी थी, फिर एक और जो 2 मतलब बाइक्स पे बैठे हुए लोग थे उनको भी उन्होंने हिट किया था। अब ये अमीर लोग हैं और इनके जो वकील हैं, अगर आप उन्हें अरेस्ट कर लें तो वकील जो है वो भी बड़ी अजीब सी मंतक पेश करते हैं कि निताशा का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। वो तो शुक्र है खुदा का कि जिन्ना अस्पताल में जो उनका जब डायग्नोज किया गया तो पता चला कि वो ज़हनी मरीज़ा नहीं है और उन्होंने कोई प्रेशर भी बर्दाश्त नहीं किया डॉक्टर साहब ने, तो सैल्यूट करना चाहिए। लेकिन मैं जो हमारे वकील हैं इनसे पूछूंगी कि क्या इस तरह के जो हादसात हो जाते हैं, कोई सद्देबाब तो हो ही नहीं सकता, लेकिन क्या ऐसे लोगों को जो बड़े लोग हैं उन पे कोई दफा लग सकती है, कोई काम हो सकता है, कोई अरेस्ट करने के भी तरीके होते हैं, उनको हथकड़ी भी नहीं लगाई गई, बड़े आराम से लेके जाया गया, बड़े आराम से उनको एसी वाले कमरे में बिठा दिया गया। मतलब हमारी सोसाइटी में ऐसा अच्छा शैला, इनसे मैं अब्दुल नबी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रोग्राम में आने का। नाज़रीन, हमारी कोशिश यही थी कि हम कराची से किसी ऐसे जिम्मेदार शख्स को लें जो कि इस केस के बारे में थोड़ा सा जानता हो और फिर कानूनी सतह पर क्या हो सकता है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर एक दियत का कानून है जो कि शायद बाकी दूसरे ममालिक में इस तरह नहीं होता। तो मैं चाहूँगा कि अब्दुल नबी साहब जो हैं वो खुद भी वकील हैं। जी बताइए अब्दुल नबी साहब, आप इस केस के बारे में क्या जानते हैं? जी, हुकूमत पाकिस्तान के कानून के मुताबिक ऐसे वक़्वात में जो अक्सर एफआईआर दर्ज होती हैं उसमें सेक्शन 320 लगता है। और जैसा कि सबको मालूम है कि जिस वक्त ये वाक़या हुआ था उस वक्त लेडी के ऊपर एलिगेशन था कि वो नशे में भी है या वो ज़हनी मरीज़ है और कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए हैं, अमवात के अलावा ज़ख्मी भी लोग हुए हैं। तो इसमें जो एफआईआर दर्ज हुई है थाना बहादुराबाद कराची में, वो एफआईआर ज़ेर दफ़ा 320 हुई थी। 773 जे जी मतलब किसी को ज़ख्मी करना, 279 रश ड्राइविंग और 487 427 में हुई थी, जिसमें गैर ज़रूरी तौर पे हाई स्पीड पे गाड़ी जा रही थी। ये सेक्शन लगे हैं एफआईआर में। और दौरान तफ्तीश अभी तक एफआईआर में सेक्शन 322 का इजाफा हो चुका है, जिसके बाद इस लेडी को जुडिशल कस्टडी भेजा गया है। आमतौर पर 320 जो पहले लगा था ये ड्राइविंग में गफलत को ज़ाहिर करता है और ये कत्ल खता में आता है। इसकी पाकिस्तानी कानून के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा जो सज़ा है वो 10 साल है। अब जो सेक्शन 322 ऐड हुआ है इसमें सज़ा नहीं है, दियत अमाउंट है जो कि लवाहिकीन को दिया जाता है और पाकिस्तानी कानून के मुताबिक इसको अब सज़ा नहीं हो सकती। बहरहाल ये जो अब तफ्तीश है अभी तक फाइनल नहीं हुई है। चालान में देखा जाएगा कि इसके क्या-क्या शवाहिद मिले हैं। तो जब चालान आएगा तो ही कुछ फाइनलाइज़ कर सकते हैं कि अच्छा इसको सज़ा लगेगी या इसको सिर्फ दियत अमाउंट पे छोड़ा अच्छा जाएगा। अब्दुल नबी साहब, ये बताइए कि हमने देखा कि कुछ तस्वीरें भी आई हैं जबकि वो तो जुडिशल रिमांड में जेल में हैं और वो कभी अदालत आई नहीं हैं। तो वो ऐसा तस्वीर आई है कि जी वो अदालत से निकल रही हैं और विक्ट्री का निशान बनाया हुआ है। तो उस तस्वीर की हकीकत क्या है? अब्दुल साहब, आप दोबारा से हमें ज्वाइन करें। दोबारा से ज्वाइन करें। आपकी आवाज़ जो है कट रही है। जी। अच्छा शैला, मैं आपको एक बात बताऊँ इस पर कि ये तस्वीर जो है मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि हकीकत पर मबनी है। ये एआई की जनरेट की हुई है क्योंकि वो अदालत में कभी गई नहीं है। तो वो अदालत के बाहर की ये तस्वीर कैसे आ सकती है? और आप अगर देखें वो गौर से तस्वीर तो लगता है कि बनाई गई है। तो हमारे माशरे में ये भी है कि अगर एक अच्छा सच्चा केस चलने वाला भी हो, उसको भी इतना कंट्रोवर्शियल बना देते हैं लोग कि यही फेक चीज़ें जो हैं वो अदालत में जो है इंसाफ के लिए रुकावटें खड़ी होंगी। तो देखते हैं अगर अब्दुल साहब दोबारा आ जाते हैं तो उनसे बात करते हैं। एक इवेंट आपने मुझे बताया था, बल्कि एक जो सानिया वाकया जो भी आप कह लें, 37 साला नरेश भट्ट की आपने बताया था कि सुबह उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, उनकी बीवी जो थी लापता थी और उसके बाद वहाँ पर उनको इस शक में कि हो सकता है कि उन्होंने मार दिया हो, उनकी लाश को छुपा दिया हो। ये मामला क्या है, ज़रा आप मुझे बताएँगे? देखें यहाँ पर एक ओवरसीज़ जो यहाँ कह लें इमिग्रेंट जो हैं थे, जो जिनकी वाइफ़ जो है वो 27 तारीख को डिसअपीयर हुई थी।
और 31 अगस्त को से उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ और उसके बाद 2 अगस्त को जो है पुलिस में कंप्लेन उनके मियाँ ने मिसिंग की कराई। तो उसके बाद ये हम देख रहे थे कि ये यूजुअली देसी लोगों के दरमियान ना इस तरह का होता नहीं है, बहुत कम वाक़यात होते हैं, लेकिन ये जब होते हैं तो लाज़िम-बाज़िम खबरें भी बनती हैं उनकी। तो जिस वक़्त ये आया था तो मुझे उसी वक़्त थोड़ा-सा लगा था कि हस्बैंड के ऊपर तो कल जो है सुबह-सुबह जो है पुलिस उनके घर गई और उनको गिरफ्तार किया है और उनके ऊपर जो चार्जेज़ हैं वो ये है कि वो अपनी बीवी की लाश छुपा रहे हैं। तो उनको ये कन्फर्म तो हुआ है कि जी उनको शायद मार दिया गया है। अब अल्लाह बेहतर जानता है। अभी ये केस जो है चल रहा है। आने वाले दिनों में जो है एग्ज़ैक्ट पता चलेगा। उनका 1 साल का जो बेबी है वो गवर्नमेंट ने अपनी कस्टडी में उसको लेके और उसकी देखभाल कर रहे हैं। तो ठीक लेट्स है। सी कि आगे क्या होता है। ठीक है, दोबारा पाकिस्तान की तरफ आ जाते हैं। बड़ी हलचल रही है कल, बड़ी क्या कहें कि कुछ-कुछ देर में खबरें आती रही हैं। अडियाला जेल से सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की और ये थे साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद जलसा ख़त्म नबूवत के मामले पर मुलतवी किया। मुझे मालूमात दी गई थी कि ख़त्म नबूवत हसास मामला है जिस पर दीनी जमात इस्लामाबाद में एहतजाज कर रही है। इंतजार का खदशा था, इसीलिए इस्लामाबाद में अपना जलसा मुलतवी किया। अगर गुज़िश्ता रोज़ जलसा करने तो शायद दोबारा 9 मई गले पड़ने का खदशा था और अभी तक वो कहते हैं पहले वाले 9 मई की अभी तक कोई इंक्वायरी भी नहीं हुई है। तो वो कह रहे हैं मेरे पास कुछ लोग आए थे, उन्होंने मुझे बताया कि हालात तो कुछ बेहतर नहीं है, आप मुलतवी कर दीजिए, तो मैंने मुलतवी कर दिया। तो आसिम साहब सवाल मेरा ये है कि अलीमा साहिबा ने भी यही कहा था कि आखिर ऐसे कौन लोग हैं जिन्होंने 7 बजे सुबह अलग सुबह जाने की इजाज़त दे दी, हालाँकि इमरान खान से मिलने की इजाज़त तो कोई देता ही नहीं। देखिए अलीमा खान साहिबा जो है ना वो पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि उनको इस तरह के बयानात देने चाहिए। यकीनन इमरान खान साहब को जो बताया गया और वहाँ पे वाक़ई तसादुम का ख़तरा था। अगर वहाँ पे 2 मुख़्तलिफ़ जमातों के लोग और आप जानती हैं कि इमरान खान के ज़माने में टीएलपी पे जो है वो जुलूस पर फायरिंग भी हुई थी और काफ़ी लोग मरे भी थे उनके। तो एक कोल्ड वॉर तो है टीएलपी की पीटीआई के साथ। तो उनको बताया गया सुबह कि जनाब वहाँ पर एक और बहुत इम्पोर्टेंट जो है मामला डिस्कस है और डिस्कशन पे है और हज़ारों लोग जो हैं वहाँ मौजूद हैं। अगर ये भी पहुँचेंगे, जबकि ये पहले ही सोच लेना चाहिए था इनको, क्योंकि ये अभी से तो नहीं है, ये तो इनको तो हफ्तों हो गए हैं वहाँ पर यही एहतजाज करते हुए। तो इमरान खान साहब ने कह दिया ना, उसके बाद जो पीपल्स पार्टी के पीटीआई के लोगों ने आपस में गुस्से का इज़हार किया है, तो वो भी मीडिया पे मौजूद है और मैं समझता हूँ कि मेरे ख़्याल है 6ठी या 7वीं दफ़ा कोई जलसा ख़त्म हुआ है और अब 8 सितंबर के लिए डेट दी है और 8 सितंबर से पहले जो है अगर इमरान खान को जो है वो फ़ौजियों के हवाले कर दिया गया तो फिर सोचिए कि क्या होगा। तो मैं समझता हूँ कि जो करना है कर गुज़रो भाई, कर लो यार, खुदा के लिए कर लो आप भाई। ये मुझे बताइए कि आपको कुछ अजीब नहीं लगता कि सुबह 7 बजे जो है वो पीटीआई का कोई बंदा जाएगा, उसके लिए दरवाजे खुल जाएंगे, उससे जवाब भी मिल जाएगा, सवाल भी मिल जाएगा, जहां पर के इतने सारे लोगों को मिलने की इजाजत नहीं है पहले है से ना। मतलब इस्लामाबाद की सेंसिटिविटी भी देखें ना आपके, वहाँ पर जिस तरीके से हसासियत मौजूद थी, जिस तरीके से एक तो इमरान खान कह रहे ऑलरेडी मैंने बुलाया ही नहीं था। नहीं बुलाया था ना, तो गवर्नमेंट ने भेजा उन्होंने कि भाई आप अपने लोगों को मना करें, ऐसा ना हो कि एक और 9 मई हो जाए आपके ऊपर। सर अगर आप गवर्नमेंट तो कह रहे हमें कुछ पता ही नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, गवर्नमेंट ऐसा तो कोई नहीं और भी है। हो सकता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि वो उनको रात को ख्वाब आया था और वो वहाँ पे पहुँच नहीं, गया उन्हें था। ख्वाब नहीं आया, लेकिन कोई और बड़े हो सकते हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि हुकूमत कौन चला रहे हैं? शहबाज शरीफ चला रहे हैं? छोड़ें, या बाइडेन साहब चला रहे हैं अमेरिका की हुकूमत? छोड़े, रहने दें। अच्छा, अब चलाने से मुझे याद है 2 घंटे पहले तक तो चीफ जस्टिस साहब जो थे काजी फाइज ईसा साहब, वो कह रहे थे कि मैं किसी का प्रेशर नहीं लेता और इसके बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो उल्मा के सामने हथियार डाल दिए उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी के दौरान दिए गए जो फैसले थे उसको अपने चैम्बर में उल्मा कराम से मुलाकात के बाद तब्दील किया और फिर कमरा अदालत में आकर वही फैसला पढ़ के सुनाया जिसके कि उन्होंने कहा था। ये भी बता दूं कि कानून में दूसरी नजरसानी की कोई गुंजाइश ऐसे है नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहले गलत फैसला सुनाने, उसे नजरसानी में बरकरार रखने, फिर चैम्बर में उलमा इकराम से मुलाकात करने और वहाँ जो गैर एलानिया मुलाकात है उसमें फरीक से पूछकर फैसला लिखने पर क्या आपको नहीं लगता कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ साथ जो अमीनुद्दीन साहब थे और नईम अफगान थे उन सबको मुस्तफी हो जाना चाहिए?
नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि पाकिस्तान दूसरे मुल्कों से अलग है। यहाँ पर एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। आपकी एक पैरेलल गवर्नमेंट जो है वो शरिया भी चला रही होती है, जिसको बाकायदा हज़ारों लोग हैं और कुछ उलमा जो है उनको उसको रन कर रहे होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो है बहुत सारे कुछ ऐसे डिसीजन हैं जो डायरेक्ट नहीं ले सकती, और उनको भी ये फ़ील हुआ कि अगर हम इसमें जो है कानून की सिर्फ़ बालादस्ती रखने के लिए अपने फ़ैसले पे रहे, तो बहुत सारे लोगों का जो है वो दिल बर्दाश्त हो सकते हैं और हुकूमत में ऑलरेडी बहुत मुश्किलात हैं। तो इस वक़्त जो है उन्होंने यही गनीमत जानी कि वो अपने फ़ैसले को चेक करें और उसमें जो है। आप तो हमेशा ही कहते हैं ना कि जो जज अगर अपने फैसले जो है बरकरार नहीं रख सकता और वो डरता है, तो फिर उसे मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। आप हाँ, इसे आप जाओ, घर जाते क्यों नहीं हो आप? आप इसे देखें ना, आप इसे डर कह सकती हैं, आप इसे ये भी कह सकती हैं कि उन्होंने वक़्त की नज़ाकत को समझ के अपने फ़ैसले को। तो इससे पहले वाले भी तो यही करते रहे, मुनाफ़िक वक़्त की मुनासिबत से नहीं, वो देखते पहले रहे। वाले फ़ैसले और इस फ़ैसले में काफ़ी फ़र्क है। इसमें सर, पार्टी के लीडर बंदूकें थामे खड़े हुए थे और सामने रियासती बंदे उनको दहशतगर्द भी नहीं कह रहे थे। मतलब अगर तो कोई और अगर टीटी लेके चले जाए या निकला है तो दहशतगर्द हो जाते हैं, वो ये बड़ी-बड़ी गन लेके खड़े नहीं, हुए थे। मैं समझता हूँ कि इनको ज़रा ज़रूरी प्यार है। से हैंडल करना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर इस्लाम के नाम पे बहुत गंद हो रहा है, बहुत बुराई है। वहाँ पे कोई भी कुछ कहने पर उसकी जान चली जाती है। तो ये चीज़ें हल्के-हल्के ही ख़त्म हो सकती हैं। एकदम ख़त्म करना इस जैसे जहाँ पे इतने जाहिलों का पूरा झमकटा हो, आसान नहीं है। तो किसी बड़े सर, इमरान खान को भी तहरीक इंसाफ के साथ इस्लामी लगा लेना चाहिए, ताकि उनको भी फिर इसी तरह से इस्तकबाल हो, इसी तरह हैंडल किया जाए, वो प्यार तो मोहब्बत मदीने से। की रियासत का ठप्पा उन पे लगा हुआ है। में बुलाया जाए उनको। मदीने की रियासत का ठप्पा लगा हुआ है। उन्होंने और मदीने आप की क्या बात रियासत कर पे रहे हैं? मरियम टिकट नवाज़ कहती है बेच-बेच मैं के। हज़रत उमर फारूक को फ़ॉलो करती हूँ। वो कह रही है मैं हज़रत उमर फारूक का जो दौर है मैं उसको फ़ॉलो कर रही हूँ। वो मरियम नवाज़ ये कह रही है। अब यहाँ तो आने के बाद सभी क्या कहूँ मैं अब आपको, तो मरियम सभी वो हो नवाज़ जाते हैं। किसको फ़ॉलो कर रही है, मैं क्या बता सकता हूँ आपको। आप मरियम आपने नवाज़ से बात करते आपने भी नहीं, देख ही आइडिया लिया देते है भी नहीं आप कि मुझे। पंजाब का जो है कर्ज़ जो है वो कितना बढ़ चुका है। जब वो आई थी तब पंजाब पे कितना कर्ज़ था और आज कितना कर्ज़ है। तो नज़र आ रहा है, मेरा ख़्याल है कि आपको 2-4 महीने और लगेंगे तो बड़ी क्लियर सूरत-ए-हाल नज़र आ जाएगी कि आया ऐसे ही चलेगा या कुछ चेंजेस आएँगे। इनकलाब तो नहीं आता, इनकलाब खून माँगता है और पीटीआई का कोई बंदा तो इनकलाब देने के लिए अकेला तैयार। पीटीआई तो नहीं देगा, मैं आपको यहाँ पर अभी भी बता रही हूँ, पहले भी कोई मैंने बताया। इनकलाब नहीं आ रहा। हर जगह आपके केपीके के लोग पहुँचते हैं। मतलब जलसे में जी केपीके के लोग आ रहे हैं। मतलब आप इस्लामाबाद में अगर आपने सर, जलसा करना इनकलाब है, आप जब तो जो आप इस्लामाबाद की इनकलाब आबादी है सिर्फ़ वो अपने घर से निकल के सर, जलसा कर आपसे सकते हैं। किसने कहा? इनकलाब जो आता है वो इज्तिमाई तौर पर आता है, एक पार्टी लेके नहीं आती है। नहीं आता बांग्लादेश में एक पार्टी इज्तिमाई। थोड़ी आपका लेकर आई क्या है। ख्याल है कि हम एक दूसरे को काफिर कह रहे हैं, आप कह रही हैं कि इज्तिमाई तौर पे इनकलाब लाते। वो कोई एक गलत बात इनकलाब है। पाकिस्तान में नहीं, अभी नहीं नहीं, देख नहीं। रहा मैं। हम काफ़िर तो कह रहे हैं, लेकिन बिजली भी हम जलाते हैं, गैस भी हम जला रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हम एक साथ ही हाँ, जला साथ रहे में हैं ना, चोरी चीज़ें भी कर हमारे रहे हैं, बिल्कुल मसाइल सही एक हैं। आई एग्री, बिल्कुल। मसाइल तो हमारे एक ही है ना, उसपे कोई निकले तो फिर हो सकता है। कोई नहीं हाँ, निकलेगा, क्यों निकलेगा कोई? अभी सबको किसी कोई नंगा नहीं सो रहा, कोई भूखा नहीं सो रहा, क्यों निकलेगा कोई? सर, अब मैंने आपको वो भी दिखाई एक वीडियो जिसमें एक आदमी ने अपने आप को जला लिया, सिर्फ़ उसका हाँ, फ़ोन तो जो है था, बेवकूफ़ी है वहीं ना। पे रखा था। मैं समझता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी है जो अपने आप को जला के ये साबित करना चाहता है कि मैं गरीब हूँ। और भाई अगर उसको सिस्टम से कोई प्रॉब्लम है, तो सिस्टम से साथ लड़ के मरे ना, ताकि शहीद कहलाए। आग लगाना तो बुज़दिल लोगों का काम होता है, डरपोक लोगों का काम होता है। मैं ऐसे अक्लमंदी नहीं समझता। चलिए हम इस बात पे वैसे तो खैर वो नबी साहब से हम बात कर ही रहे थे, लेकिन अगर हम बात आगे बढ़ा ही रहे तो मैं आपसे वैसे एक बात पूछना चाह रही हूँ। पाकिस्तान की हिस्ट्री भी आपने देखी है, पाकिस्तान का भी प्रेज़ेंट भी देख रहे हैं, इतने हालात भी देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो अभी कराची में हादसा हुआ था वो दीद देने के बाद छूट जाएँगी, मतलब अपने घर चली जाएँगी, या आपको कुछ लगता है कि कुछ एक्शन होता भी नज़र आएगा? माज़ी में कशमाला तारिक के बेटा आपको याद हो, गाड़ी की टक्कर से 5 नौजवान जाँ बाक हुए थे। सो उनको भी बचा लिया गया था। आपको क्या लगता है इनको भी बचा लिया इससे जाएगा? पहले आपको याद है केपीके के अंदर एक पुलिस ऑफिसर अपनी जॉब कर रहा था, पुलिस कांस्टेबल ट्रैफिक का। उसको एक एमएनए ने मेरा ख्याल है गाड़ी इसके ऊपर चढ़ा दी थी, वो भी बच गया था। देखिए पूरी दुनिया में ट्रैफिक से रिलेटेड जो कानून होते हैं ना, उसमें उस कानून जो है ना वो आपको साबित करना पड़ता है। शर्जील मेमन साहब को जो शराब पकड़ी गई थी और जज ने पकड़ी थी और सुबह जो है वो शहद निकल गया था उसमें से। तो ये मुल्क एलीट क्लास का है।
इसमें जो है एलीट लोगों को ये तो दियत का कानून जो है मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर से क्या बल्कि इस्लाम सर के ये अंदर दो आदमी मार भी दे कोई तो फिर ये एफआईआर कौन कटवाता है? नहीं, तो आपके यहाँ दियत का कानून है जो कि खुल के ये कहता है कि मारो हम बचा लेंगे, कर लो जो करना है। सर लेकिन दीत अगर कोई लेगा तब की बात है ना, दीत अदा करे। आपका लेकिन क्या दीत ख्याल है अगर कि कोई दियत तो बड़ी आसान सी चीज है ना कि देखें जो मर गया था वो तो मर गया ना, लेकिन उसके घर वाले जो हैं वो उनको तो सपोर्ट मिलेगी ना। अगर 4-5 करोड़ रुपए इनकी फैमिली को मिल जाते हैं, इसकी बहन को 68 लाख रुपए लगाए फी बंदा, 68 लाख रुपए उनके वकील कहते हैं कि वो बनते हैं, अगर वो लेते हैं, अगर उसकी फैमिली नहीं वो तो देखें अगर आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट होगी 68 लाख जो है वो 5 करोड़ भी बन सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो देना होगा, और वो जो उनके लिए तो जितने अमीर आदमी हैं उनके लिए 4-5 करोड़ जो है कोई मसला नहीं होता, कुछ भी नहीं हो रहा पाकिस्तान के माशरे में। एक बात मैं बताऊं, हम लोग बहुत बड़े बगैरत हैं। हम कराची के अंदर इतने अरसे से गन पॉइंट पे लोग एक दूसरे चीज खून छीनने के बहाने बंदों को मारते थे। आपने इतनी कभी वो देखा कि इतने बड़े बड़े वीलॉगर जो हैं उसको शेयर कर रहे हैं कि जी कराची के अंदर देखें जी मार दिया जी, ये सिंध पुलिस क्या कर रही है, ये रेंजर्स क्या कर रही है? नहीं, हम वहां जो बाकायदा गन पे जिसका कसूर हुकूमत पे, ट्रैफिक के हादसात, ये मोहतरमा जो है घर से ये तहिया करके नहीं निकली थी कि आज मैंने इन औरत और मर्द को मारना है। एक वाकया था, चलें शराब पी के कर लिया उन्होंने, ड्रग कुछ भी कर लिया उन्होंने, मार दिया, खत्म हो गया ना ट्रैफिक का। यहाँ तो इस शहर में रोजाना गन पॉइंट पे लोग इतने मर जाते हैं, गाड़ी से गिर के मर जाते हैं, बसें कुचल देती हैं, कुछ नहीं हुआ आज तक। तो फिर रहने दें, अब छोड़ें, अब क्या सर ये भी बात बता दूं, ये ट्रैफिक का हादसा भी, आप ट्रैफिक कह रहे हैं, आप मेन रोड पे ये खातून थी भी नहीं, जिस जगह की वीडियो है वो सर्विस रोड है जहां से अक्सर बंगलों की गाड़ियां निकल रही होती है और फिर मेन रोड पे पहुंच रही होती है। तो ये सर्विस रोड पे ये उड़ाती हुई गाड़ियों को लेके गई है, जहाँ पे सोच भी नहीं सकता एक इंसान कि मेन रोड पे हादसे हो सकते हैं, फिर सर्विस रोड पे कभी हादसे नहीं होते। पर इन खातून की तेज रफ्तारी इतनी थी। और नशा सिर्फ आसिम साहब, पाकिस्तान में सिर्फ नशा सिर्फ शराब का नहीं है, यहाँ पर आपके असर रसूख का भी है, यहाँ पर आपके पास पैसे का भी है। जिस तरह से वो इशारे कर रही थी वीडियो पे, मुस्कुरा रही थी, वो आपको लगता है जिस तरीके से कितनी जल्दी पुलिस और रेंजर्स आई, आपको अंदाजा हुआ कि कितनी जल्दी आई और कितनी जल्दी? आपका कभी एक्सीडेंट हुआ है? आपका कभी एक्सीडेंट हुआ है? नहीं, अल्लाह। मेरा छोटा सा भी जब एक्सीडेंट मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जो वक्ती तौर पर ट्रॉमा होता है ना, वो जो एक खौफ होता है ना जब आप किसी को मारते हैं या कोई आपको मारता है। सर तो मुस्कुराते मुझे थे फिर 2 आप? दफा मारा है, मुझे नहीं पता। मैं देखें उस लड़की का जो कुछ भी है उसको सजा मिलनी चाहिए, पाकिस्तानी कानून के मुताबिक मिलनी चाहिए, जो भी है मैं उसके फेवर में हूँ। लेकिन वो लड़की क्या कर रही थी, वो इशारे कर रही थी, वो नहीं कर रही थी, मेरा ख्याल है वो वक्ती तौर पे एक वो था उसका, वो कोई मतलब मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी नॉर्मल आदमी जो है वो इस किस्म की हरकतें करे, वो जो कर रही थी वो एक सर अगर आप किसी गाड़ी भी उल्टी थी, आप किसी बड़े मॉल में जाएं, वहां आपको लोग गार्ड को थप्पड़ मारते हुए और बहुत छोटी उम्र के लड़के मारते हुए देखेंगे, जिनके पास चीचियां होती हैं, मोबाइल्स होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठे हुए होते हैं। तो मतलब यहाँ जो मैंने आपको कहा ना कि आपकी पावर का नशा जो है वो इतना है कि वो मुस्कुराने पर बिल्कुल है। मैं तो यही कहता हूँ ना कि एलीट क्लास को तो आप उससे लड़ तो नहीं सकते ना। आप शाहरुख जतोई का केस आपके सामने है, क्या हुआ था, और बहुत सारे केसेस अभी आपने खुद ही बताए। तो और दुनिया में शायद यही है कि एलीट क्लास को आप इतनी आसानी से है ना, गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट से कोई भी नहीं था ना, उन जो बाप और बेटी का जनाजा था तो उसमें कोई भी नहीं था, सिंध गवर्नमेंट से तो कोई भी नहीं था। हाँ, वो कच्चे में बिजी है ना आजकल, पक्के के डाकू जो हैं वो कच्चे के डाकुओं को मारने में बिजी हैं अभी, ये समझ लें। आपने देख लिया ना, कच्चे के डाकू जो थे वो बेचारे 11 पुलिस वाले, उनकी वैन फंस गई तो उनको मार दिया सारों को, और उनकी वीडियो शेयर कर रही है, उसमें से एक बंदा कह रहा है अब हमें मार दिए जाएंगे, अब हम रो रहा है, एक तो रो भी रहा है, और वहां पे कोई हेल्प के लिए नहीं पहुंचा वहां पे। मैं समझता हूँ कि ये जो जिम्मेदारान पुलिस वाले हैं जो कि उसको वक्त पे हेल्प नहीं किया, हेलीकॉप्टर से जाते किसी से जाते, तो उनको भी सजाएं मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिलेंगी क्योंकि ये सारे के सारे बेहिस बेशरम लोग हैं। सर बेहिस है, हुकूमतों में शामिल है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बेहिस लोग हुकूमत में ही शामिल है सारे। सिंध की तो आप बात ही छोड़ दे, कहाँ ऑपरेशन हो गए, खैबर पख्तूनख्वा में हो गए। भाई आपके वजीर आला कहते हैं थर जो है वो कराची से अच्छा हो जाएगा, वो ये नहीं कह रहे कि थर हमने कराची को थर बना दिया है। मतलब इस शख्स को आप देखो, वो कह रहा है थर जो है वो 10-20 साल में कराची से बेहतर हो जाएगा। असल में इसको कहना ये चाहिए था कि हमने कराची को थर बनाने की ठान ली है,
ये कहना चाहिए था असल में उसको। बस आप बाज़ वीडियोज़ अगर मैं आपको भेजूँ तो आप कहेंगे कि ये थर से भी बदतर है। थर में तो फिर भी आपको कुछ ऐसे जी, नज़र आ जाएगा, ये बिल्कुल। थर से भी बदतर है। लास्ट कमेंट चाहूँगी आसिम साहब? लास्ट कमेंट यही कहूँगा कि खुदा के लिए तस्वीरें जब शेयर करने से पहले देख लिया करें कि ये तस्वीरें क्या वाक़ई सही हैं, थोड़ी-सी अकल इस्तेमाल कर लिया करें। आपके सामने अभी इंग्लैंड के अंदर जो हंगामे फूटे हैं, वो भी किसी पाकिस्तानी लाहौरी भाई ने जो है, वो उनके किया धरा था, जिसमें जो है, वो जो नफ़रतें हैं, वो पता नहीं कितने सालों में निकलेंगी। तो कोई भी तस्वीर जब आप शेयर कर रहे हो, कोई भी खबर लोग शेयर कर रहे हैं, तो उसकी तस्दीक कर लिया करें। नहीं हो तो गूगल इमेज पे जाके देख लिया करें कि वाक़ई ये तस्वीर मौजूद है या नहीं है। थैंक यू सो मच। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन के फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की एप्लीकेशन को ज़रूर इंस्टॉल कीजिएगा ताकि दुनिया में आप किसी भी जगह हमारे लाइव प्रोग्राम्स और शोज़ को देख सकें। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शाला खान को और आसिम साहब को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह। You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America.